कविता दी गई है संगम काल की कविता। आप लोगों को बताना है यहाँ पर मैं, ये कविता के अनुसार सोना कहाँ से लाया गया था, और अलग अलग चीजें थी जो अलग अलग जगह से लाई गई थी। मैं अभी आप लोगों से थोड़ा सा रिवाइज करवा के ये सारी की सारी चीजें पूछ भी लेता हूँ, ताकि आप लोग जो है इसको थोड़ा सा याद कर ले एक बार अच्छे से। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर में संगम कविता के अनुसार सोना कहाँ से लाया गया था, तो ये कविता का ट्रांसलेशन, ऑब्वियस ही बात है संगम काल की कविता है, ठीक है। तो संगम काल की कविता तो कौन सी भाषा में होंगी एक्चुअली, संगम काल की है तो एक गेस्ट लगाओ, एजुकेटेड गेस्ट लगाओ, चलो जल्दी बताओ कौन से काल की हो सकती है। ये होंगी फ्रेंड्स आप लोगों की तमिल काल की, है ना। तो तमिल तमिल समय काल की ये है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। व्यापार से जुड़ी कविता, जिसके अंदर में बताया गया है कि व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं में भी मिलते हैं। हिमालय से जो है वो रत्न और सोना लाया गया था, हिमालय से रत्न और सोना, ठीक है। दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन और लकड़ियां लाई गई थी। दक्षिणी सागर के मोती, पूर्वी सागर के मूंगे, ठीक है। गंगा और कावेरी की फसलें, गंगा और कावेरी किसके लिए प्रसिद्ध थी, फसलों के लिए। श्रीलंका से आए थे खाद्यान्न, श्रीलंका से खाद्यान्न आए थे, ठीक है, खाना, फूड ग्रेन्स। और म्यांमार से बने मिट्टी के बर्तन, और जो है दुर्लभ कीमती आयात, अलग अलग और भी बहुत सारी चीजें म्यांमार से। तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स आपको दिया गया है पूरा का पूरा। मैं इसको अगर आपको थोड़ा सा शॉर्ट में लिखकर बता दूं तो इस तरीके से आप देख सकते हो, आपके लिए लिस्ट बना दी है, ये आपको लिस्ट जो है फ्रेंड्स मिल जाएंगी, ठीक है। टीचिंग परीक्षा का जो ऐप है, जिसमें हमने एक जो सीटेट वाला कोर्स है उसके अंदर में उसको फ्री, उसके अंदर में एक फ्री फोल्डर रखा हुआ है ऐप के अंदर में, जिसमें हम इमेजेस डाल देते हैं आप लोगों के लिए। तो ये इमेज को भी डाल देंगे उसमें, जिसमें एक कविता में समुद्री पूर्वी तट पर पुहर से जो है अलग अलग चीजें आप लोगों को क्या क्या लाई गई थी वो बताया गया है। समुद्री जहाजों पर तेज तरार घोड़े लाए गए थे, ठीक है। काली मिर्चियाँ गाड़ियों पर रख के लाई गई थी गठरियों में। हिमालय से रत्न और सोना लाया गया था। ये पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरे को काम करो आप लोग ना, दो तीन चीजें याद करके अभी के अभी बताओ। हिमालय से क्या लाया गया था, ठीक है। गंगा की क्या प्रसिद्धि थी, श्रीलंका और म्यांमार। ये चार चीजें आप लोग याद करके बताओ। चलो अभी के अभी मैं आप लोगों को चैलेंज देता हूँ, ठीक है। चलिए तो ये आप लोग लिख लो एक बार, हिमालय से रत्न और सोना, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से खाद्यान्न और म्यांमार से मिट्टी के बर्तन। तो आप लोगों का संगम कविता के अनुसार सोना कहाँ से लाया गया था, तो ये लाया गया था जो है आप लोगों का हिमालय से, ठीक है। हिमालय से लाया गया था, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट है। ओके, सोना और रत्न, ये पूरी लिस्ट है जो आपको मिल जाएंगी। नाउ फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे बात करूं एग्रीकल्चर शब्द, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी का 8th स्टैंडर्ड की बुक के अंदर में, 8th ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये, ज्योग्राफी का, ठीक है, भूगोल का, कि एगर शब्द का मतलब क्या होता है। एग्रीकल्चर शब्द जो है वो लैटिन शब्द एगर से निकला है, तो ये एगर शब्द का मतलब क्या होता है ये बताना था आप लोगों ने। तो एगर शब्द का मतलब जो होता है फ्रेंड्स वो होता है आप लोगों का, ठीक है, बताइए जल्दी से, एगर शब्द ही क्या है। ये आपके ओरिजिन में दिया हुआ है, वर्ड ओरिजिन एनसीईआरटी का, मैं आप लोगों को दिखाता हूं, ठीक है। तो मतलब ही इसका होता है मिट्टी, क्योंकि मिट्टी के अंदर में किया जाता है आप लोगों का। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पर में, ये देखिए वर्ड ओरिजिन करके एक सेक्शन दिया हुआ है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है ये। तो वर्ड एग्रीकल्चर जो है वो एक लैटिन शब्द है, ठीक है, एगर या एग्री, इससे लिया गया, जिसका मतलब भी होता है सॉइल, ओके। और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन, जोतना। तो मिट्टी के अंदर में जो जुताई की जाती है उसको एग्रीकल्चर कहते हैं, कृषि। सिंपल सी बात है एकदम, है ना। तो चलिए इस तरीके से आप लोगों ने याद रखना है। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे फ्रेंड्स, सभी लोग जितने भी लोग देख रहे हैं, और जहां भी आप शेयर कर सकते हो शेयर भी करते रहना है आप सभी लोगों ने। अपने आप को जांच रहे हो, किसी व्यक्ति के एक देश से दूसरे देश में जाकर रहने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ठीक है। एक व्यक्ति के एक देश से, देखिए वो अपने ही देश के अंदर में नहीं घूम रहा है, वो एक देश से किसी दूसरे देश के अंदर में चला गया है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये बताना है आप लोगों ने। तो एक व्यक्ति जब जो है एक नई कंट्री के अंदर में चला जाता है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं आप लोग फ्रेंड्स, एक नए देश के अंदर में वो चला जाता है, एक देश से दूसरे देश में जाकर रहने लगता है, उस देश में चला जाता है। तो जिस देश में वो जा रहा है उस देश के लिए वो इमिग्रेंट बन जाता है, और उस प्रक्रिया को कहते हैं इमिग्रेशन, अप्रवासन, ठीक है। क्या कहते हैं उसको, अप्रवासन या इमिग्रेशन कहा जाता है। तो जो व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति है, मान लीजिए यहां पर में ये हमारा राजू है, ठीक है, राजू जो है वो भारत छोड़कर, ठीक है, अमेरिका में जाकर बस गया, तो अमेरिकन लोगों के लिए राजू क्या हो जाएगा, अमेरिकन लोगों के लिए राजू इमिग्रेंट हो जाएगा, और जो प्रक्रिया होगी उसको कहा जाएगा इमिग्रेशन, ठीक है, अप्रवासन, इमिग्रेशन। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है आप लोगों का। और हमारे लिए क्या हो जाएगा वो, हम भारतीयों के लिए, राजू, हमारा राजू हमको छोड़कर चला गया, ठीक है, अमेरिका चला गया वो, तो हमारे लिए वो हो जाएगा एमिग्रेंट, ठीक है, क्या हो जाएगा वो, एमिग्रेंट, एमिग्रेशन, ठीक है, एमिग्रेंट हो जाएगा वो हमारे लिए, एमिग्रेंट। और वो प्रक्रिया को कहेंगे एमिग्रेशन, हमारे लिए एमिग्रेशन है उसका, ठीक है, लेकिन अमेरिका के लोगों के लिए वो इमिग्रेशन है।
ठीक है, इन, इम ऐसा याद रख लो, ठीक है। चलिए, तो हमारे लिए उत्प्रवास हो जाएगा और अमेरिका के लोगों के लिए अप्रवासन हो जाएगा वो प्रक्रिया, ठीक है। चलिए, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, तापमान परिवर्तन पाले की क्रिया पौधों, जानवरों और मानव गतिविधियों द्वारा उजागर चट्टानों के टूटने और क्षय को क्या कहा जाता है। मतलब अलग अलग जो है भसड़ मची पड़ी है, तापमान परिवर्तन हो रहा है, कहीं पे कोहरा पड़ रहा है, पाला पड़ रहा है, पौधे, जानवर और उनकी अलग अलग गतिविधियों और जिनके कारण चट्टानें टूट रही है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, वेदरिंग कहते हैं आप लोग, वेदरिंग, अपक्षय, चट्टानों का टूटना, ठीक है। एक एनिमेशन के तहत आपको दिखाता हूं, ये देखिए इस तरीके से जो चट्टानों की टूटन होती है, ठीक है, ब्रेकिंग एंड डीके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक्स, जो चट्टान ऊपर दिख रही है आपको, ठीक है, वो टूट रही है धीरे धीरे सेडिमेंट्स के अंदर में। इसको चाहे वो तापमान में परिवर्तन के कारण हो, फ्रॉस्ट मतलब पाला, या फिर आप लोगों का कोहरा वगैरह जो है उसके कारण, प्लांट, एनिमल्स और ह्यूमन एक्टिविटी के कारण जो चट्टानें टूटती है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है आपका वेदरिंग, अपक्षय कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, अपक्षय, ठीक है, अपक्षय, ठीक है, अपक्षय कहा जाता है इसको। डायरेक्टली एनसीईआरटी का जो जिस्ट है ना वो बता रहा हूं आप लोगों को मैं। जल्दी जल्दी से सेशन को सभी लोग लाइक कर देंगे और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे आप लोग, ठीक है। ड्रीम जी जल्दी जल्दी से। तो वेदरिंग जो है फ्रेंड्स आप लोगों का क्या होता है, केवल वेदर की वजह से ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारी चीजें हैं, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से भी जो चट्टानें टूटती है उसको वेदरिंग या अपक्षय कहा जाता है, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप लोगों का जो ऑनलाइन पेपर होता था ना उसमें से पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। 1964 में किस देश ने विभिन्न प्रकार के सामाजिक भेदभाव की रोकथाम के लिए नागरिक अधिकार अधिनियम पारित किया था, ठीक है। ये इस देश ने किया था फ्रेंड्स आप लोगों का सिविल राइट एक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस क्वेश्चन है ये, सिविल राइट एक्ट पास करने वाला देश कौन सा था, ये एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है आप लोगों का। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे उन्होंने इसका नेतृत्व किया था 1964 के अंदर में। मार्टिन लूथर किंग जूनियर गांधी जी को अपना आदर्श मानते थे, वो अहिंसक आंदोलन चलाया गया था उस समय काल के अंदर में। बताइए, तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सिविल राइट्स एक्ट पास किया गया था कौन से साल में, 1964 के अंदर में, ओके। इस राइट के तहत जो है क्या किया गया आप लोगों का, ऐसी पॉलिसीज बनाई गई कि अफ्रीकन अमेरिकन जो लोग थे, जो उनके साथ में भेदभाव होता था, ठीक है, अफ्रीकन मूल के जो लोग अमेरिका में रहते थे, ओबामा अफ्रीकन मूल का अमेरिकन निवासी, ठीक है। तो अफ्रीकन मूल के जो अमेरिकन निवासी थे, जो 200-300 साल पहले गुलाम बनाकर वहां ले जाए गए थे, फिर वहीं पे बस गए, फिर उनकी पीढ़ियां होने लगी वहीं पे, तो अफ्रीकन अमेरिकन जो लोग थे उन लोगों के साथ भेदभाव होता था, उसके खिलाफ और इन लोगों को अधिकार देने के पक्ष में सिविल राइट्स मूवमेंट चलाया गया था और उसके लिए सिविल राइट्स एक्ट आया 1964 में, ठीक है। इसमें बोला गया कि डिस्क्रिमिनेशन जो है वो रेस, मतलब कि किसी के भी जो है यहाँ पर आपके उसके जाति या फिर उसका कौन सा वाला नस्ल का है, वो काला है, गोरा है, उसके आधार पर, धर्म के आधार पर, नेशनल ओरिजिन के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सीटेड पेपर 2 सोशल साइंस 17 जनवरी 2022 का क्वेश्चन, संगम टेक्स्ट हैव बीन कंपोज्ड एंड कंपाइल्ड इन असेंबलीज ऑफ पोइट्स दैट वर हेल्ड इन सिटी ऑफ मदुरई। संगम कविताएं लिखी गई थी फ्रेंड्स आप लोगों की, ठीक है, लिखी गई थी या इनका कंपाइलेशन हुआ था आप लोगों का मदुरई नाम के शहर के पास में, ठीक है, एज पर एनसीईआरटी, ठीक है। आपको बता दूं वैसे तो तीन हुई हैं, मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में भी, ठीक है। मदुरई सिटी के अंदर में ये हुई थी, दो एक्चुअल में कोर मदुरई में हुई और एक कपाटपुरम में हुई थी, लेकिन एनसीईआरटी में मदुरई लिखा हुआ है तो हम मदुरई मानेंगे। मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसका, ठीक है, ओके। एनसीईआरटी का पूरा वही दिखा देता हूँ आप लोगों को पूरा, ठीक है। और बोला गया संगम कवि और अज्ञात यूनानी समकालीन थे। देखो संगम कविताएं जो है फ्रेंड्स आप लोगों की जिस समय में लिखी गई थी, ठीक है, वो समय काल और यूनानी, उस समय के अज्ञात यूनानी लोग भी थे जिन्होंने यूनानी लोगों ने भारत के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें लिखी है, लेकिन हम लोगों को उनके बारे में कुछ पता नहीं है, तो वो लोग समकालीन थे, उसी समय काल के थे, एक समय काल के थे। मतलब संगम कविताएं लिखने वाले लोग और कुछ यूनानी लोग जिन्होंने भारत के बारे में लिखा है, लेकिन हमें उनके बारे में कुछ नहीं पता कि वो लोग थे कौन। यूनानी लोग थे, यूनान से आए थे कई सारे, क्योंकि यूनानी आक्रमणकर्ताओं ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय में, ठीक है। तो बात सही है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को पूरा दिखा देता हूँ एनसीईआरटी में लिखा क्या है। देखिए, तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। तो संगम साहित्य कौन सी भाषा में लिखा गया था, ठीक है भाइयों और उनकी बहनों, ध्यान से देखिए आप लोग, तमिल भाषा में प्राचीनतम रचनाएं जो है संगम की, उनको
तमिल भाषाओं के अंदर में उनकी रचना हुई थी। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले हुई थी, ठीक है। इसलिए इनको संगम इसलिए भी कहते हैं, संगम कविता या संगम साहित्य इसलिए भी कहते हैं क्योंकि मदुरै जो कि आपका एक शहर है दक्षिण भारत के अंदर में, ठीक है, तमिलनाडु के अंदर में आज भी मदुरै नाम का शहर है, ठीक है, वहां पर में कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया गया था, ठीक है। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं, मतलब आसपास के जो गांव थे ना वहाँ के, ठीक है, वहां पर में आज भी जो टर्म्स इस्तेमाल की जाती है, ओके, वो संगम कविताओं के अंदर में भी लिखी हुई मिलती है। तो हमको समझ में आता है कि भाई उसके आसपास में ही वही के लोगों ने इसका जो है वही की भाषा में और वही के लोगों ने जो देखा वो उन लोगों ने लिखा उन कविताओं के अंदर में, उन साहित्य के अंदर में। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, संगम जो पोएट थे वो अननोन ग्रीक्स के कंटेम्पररीज थे या उनके समकालीन थे, जो कि जिस समय में दक्षिण भारत में ये कविताएं लिखी जा रही थी उस समय में उत्तर भारत के बारे में वो कुछ चीजें लिख रहे थे, ठीक है। कुछ यूनानी लेखक या यूनानी सेलर्स मतलब नाविक या यात्री भारत आए, बट उनके बारे में हम लोगों को कुछ ऐसा पता नहीं, बट उन्होंने कुछ ना कुछ भारत के बारे में लिखा, ठीक है। तो वो लोग जो है कुछ लोग दक्षिण भारत के बारे में लिख रहे थे, कुछ उत्तर भारत के बारे में लिख रहे थे, दोनों समकालीन थे। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देखिए क्या होगा, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना है ये क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक है। पिंकी डिम्पी जी कोई बात नहीं, आप नेटवर्क में आ जाइए अच्छे से। देखो दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। संगम टेक्स्ट जो है आप लोगों के वो मदुरई में बनाए गए थे एज पर एनसीईआरटी, अभी आपको दिखा दिया मैंने, ठीक है। और जो आर है आपका संगम पोएट और जो अननोन ग्रीक लोग थे वो कंटेम्पररी थे, समकालीन थे, दोनों सही है। लेकिन संगम कवि और ग्रीक्स समकालीन थे, उसका ये मदुरई में लिखने से क्या लेना देना, दोनों अपने आप में सही है, लेकिन क्या ये दोनों समकालीन थे इसी वजह से मदुरई में लिखा गया क्या आर जो कि सही है अपने आप में उसके वजह से ए हुआ है क्या? आप लोग सोच के बताइए। देखो बी देख लिया आंसर, इस वजह से मत बोलो, आप खुद से सोचो कि क्या आर की वजह से ए हुआ है? क्या संगम कवि और अज्ञात यूनानी समकालीन थे इसी वजह से उन्होंने मदुरई शहर में एक जो है ग्रंथों की रचना की और संकलन किया उसका? क्या भाई अरे वाह हम लोग समकालीन है, अच्छा तो दानिश सर जो है फिर यहाँ मैंने 2300 साल बाद पढ़ाएंगे तो हम एक काम करते मदुरई में बैठकर लिख लेते। तो समकालीन थे और लिख रहे थे, उससे दोनों का कनेक्शन क्या? अपने अपने आप में वो इंडिविजुअली सही है दोनों के दोनों, ठीक है। इसी वजह से बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आर डज नॉट एक्सप्लेन्स व्हाई ए हैज हैपेंड, ओके। तो ये आप लोगों ने थोड़ा सा बस इसको ध्यान रखना था फ्रेंड्स, ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे। तो बी इज द करेक्ट आंसर यहां पर में आप लोगों का। अब देखिए यहां पर में आप लोगों का एक और ज्योग्राफी का क्वेश्चन, इस प्रश्न के अंदर में बताया गया है आप लोगों को कि दी गई विशेषताओं के आधार पर खगोलीय पिंडों को पहचानने, वे गैसों द्वारा बने हुए होते हैं, गैस से बने हुए होते हैं, ठीक है, ठीक है। अपनी खुद की हीट और लाइट होती है उनके पास में और वो बड़े और गर्म होते हैं। तो किसके बारे में बात हो रही है, कौन से खगोलीय पिंडों के बारे में या सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में बात हो रही है? तो सेलेस्टियल बॉडीज वो बॉडीज होती है जो हमको आसमान में दिखाई देती है, ठीक है। तो गैस से बने हुए होते हैं, गर्म और होते हैं, लाइट ही इमिट करते हैं, बड़े होते हैं। तो स्टार्स की बात हो रही है यहाँ पर में आप लोगों के, तारों की। जैसे कि हमारा सूर्य गैस का बना हुआ है, हाइड्रोजन और हीलियम है वो, ठीक है, उसका गोला है, गैस का गोला है, गर्म है, हीट उत्सर्जित कर रहा है, लाइट उत्सर्जित कर रहा है, इसी वजह से आप लाइट में देख पाते हो, ठीक है। बड़ा है, गर्म है। तो आप लोगों का ये पूरा का पूरा किस ओर इशारा कर रहा है? स्टार की तरफ में, जैसे कि सूरज हमारा उसका एग्जाम्पल है, ठीक है, गुड। तो ये एक जो है आप लोगों का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हम लोग, उससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हो कि सन, मून और जो भी आप लोग चीजें देखते हो आसमान में उनको सेलेस्टियल बॉडीज या खगोलीय पिंड कहा जाता है। तो ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज जो बड़ी होती है, गर्म होती है, खुद की हीट और लाइट होती है, उनको स्टार्स कहते हैं। सन उसका एग्जाम्पल है, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और है, इसका भी आंसर कीजिए आप लोग। दो स्टेटमेंट दिए गए आप लोगों को इसमें, और तो देखिए सैलिनिटी, ओके, लवणता, इसका मतलब होता है 1000 ग्राम पानी में मौजूद नमक की मात्रा। क्या 1000 ग्राम नमक पानी के अंदर में कितना नमक है वो सैलिनिटी कहलाता है आपका। एवरेज सैलिनिटी ऑफ द ओशन इज 35 पार्ट्स पर 1000, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स सबसे पहली बात तो लवणता का मतलब होता है आप लोगों का कि 1000 ग्राम पानी के अंदर में, ना कि 100 ग्राम, 1000 ग्राम पानी के अंदर में कितना नमक है, ठीक है, वो मैटर करता है आप लोगों का, ना कि 100 ग्राम पानी के अंदर में। तो लवणता को 1000 ग्राम पानी के अंदर में नापा जाता है, ठीक है। तो ये पहला वाला गलत है 100 की वजह से, ठीक है। महासागर की औसत लवणता कितनी है, हमारे पूरे जितने भी महासागर है पूरे दुनिया भर में, उनकी एवरेज निकाला जाए तो 35
पार्ट्स पर 1000, 35 भाग प्रति 1000 निकलती है, तो केवल दूसरा वाला सही है आपका, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, देखिए एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट आप लोगों के लिए, यहां पर मैं आप लोग देख सकते हो कि सैलिनिटी जो है फ्रेंड्स 1000 ग्राम पानी के अंदर में नमक की कितनी मात्रा है उसको उसको कहा जाता है। ठीक है, लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूदा नमक की मात्रा होती है आप लोगों की, और औसत लवणता कितनी है 35 पार्ट्स पर 1000, मतलब हर 1000 पार्ट में 35 पार्ट जो है वो नमक के होते हैं पानी में। डेड सी के बारे में भी दिया हुआ है आप लोगों को। ठीक है, इजराइल के अंदर में मृत सागर है आपका, उसकी सैलिनिटी कितनी है 340 ग्राम पर लीटर है, मतलब कि हर 1 लीटर के अंदर 1 लीटर पानी लिए तो उसके अंदर में जो है 340 ग्राम तो आप लोगों को नमक ही मिलेगा, इतना सलाइन है वो पानी, या इतना ज्यादा खारा पानी है। ठीक है, तो इतना खारा होने की वजह से क्या होता है कि आप उसमें डूबते नहीं, क्योंकि उसके अंदर में क्या होता है वो डेंसिटी बढ़ जाती है नमक की, तो आप उसमें डूबते नहीं। अगर आप उसमें जाके बैठ भी जाओगे ना ऐसे जाके, तो आपको तैरना नहीं आता तो भी आप उसके ऊपर में टुबुक 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 आप जो है उसके ऊपर में ही रहोगे, डूबोगे नहीं अंदर में। तो डेड सी के अंदर में कोई नहीं डूब सकता, क्योंकि वो क्या होता है सॉल्ट कंटेंट जैसे जैसे ज्यादा होता जाएगा वो डेंस होता जाता है। ठीक है, और आप उसमें नहीं डूबते, तो नाम मृत सागर है लेकिन कोई उसमें डूबकर मरता नहीं। इजराइल, एक्चुअली इजराइल और जॉर्डन की बॉर्डर पर है वो, लेकिन एनसीईआरटी में इजराइल दिया है तो आप इजराइल को लगा के होंगे। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को कहाँ लिखी गई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से। जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और कल के लिए सभी लोग तैयार रहिए, कल 5 बजे के लिए। देखिए वाईटी के ऊपर में पहले लेक्चर होगा, ठीक है, फिर उसके तुरंत बाद आप लोगों की टेस्ट होंगी, तो सभी लोगों को आना है। ठीक है, जैसे ही सेशन खत्म होगा वैसे ही 1 मिनट के अंदर में आपकी टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगी। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षा कहाँ लिखी गई थी, तो ये लिखी गई थी फ्रेंड्स वल्लभी नाम की जगह पे। कितने साल पहले, 1500 साल पहले, ईयर्स अगो। ठीक है, 1500 साल पहले कौन सा साल, अभी देखो अभी हम लोग जो है फ्रेंड 2000 के इसमें चल रहे हैं ना, 2000 के अंदर में चल रहे हैं, 2024 25 26 इस तरीके से जो भी हमारा है वो 2000 के इसमें चल रहा है। तो 2000 से अगर आप 1500 साल पहले जाओगे, ठीक है, तो 500 एडी हो जाएगा वो, है ना, 500 एडी। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि 500 एडी में लिखा गया था, 1500 साल पहले मतलब 500 एडी में। ठीक है, तो दोनों भी आ सकता है आप लोगों का। तो आप लोगों को याद रखना है 1500 साल पहले, 1500 ईयर्स एगो, मतलब 500 ईस्वी सन के अंदर में इसको लिखा गया था। ओके, जबकि जो वर्धमान महावीर थे उन्होंने 2500 साल पहले अपने प्रवचन दिए, अपने मैसेज फैलाए, तो वो 1000 साल तक, मतलब 2500 साल पहले वर्धमान महावीर हुए, जिन्होंने जो 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, उनके जो फॉलोअर्स थे फिर उन्होंने धीरे 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 आगे बढ़ाया। आज से करीब 1500 साल पहले उसको लिखा गया, तो 1000 साल जो था क्या उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं था, नहीं था लिखा हुआ। ठीक है, तो फिर कैसे आगे बढ़ती थी चीजें, ओरली। ओरली मतलब बोल के, मौखिक रूप से, मतलब एक जनरेशन दूसरे जनरेशन को सिखाती थी, फिर दूसरे तीसरे को, फिर इस तरीके से आगे बढ़ती गई मौखिक रूप से। फिर उनको जरूरत महसूस हुई कि भाई ये लोग जो है आगे जाकर अपना खुद का नंबर याद नहीं रख पाएंगे। ओके, मोबाइल नंबर, वो खुद का मोबाइल नंबर भी पूछेंगे तो खुद के मोबाइल नंबर में से देख के, मोबाइल में से देख के बताते नंबर कुछ लोग। इसी वजह से उन लोगों ने बोला कि भाई काम करो लिख दो करके। ओके, चलिए गुड। ओनली मॉसेस एंड लाइकेन्स आर फाउंड इन, इनमें से कहा केवल काई और लाइकेन पाई जाती है। ठीक है, छोटी छोटी वनस्पतियां पाई जाती है। ठीक है, इनमें से कहा केवल लाइकेन और काई पाई जाती है, टैगा वनस्पति, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति में, टुंड्रा में, या इनमें से कहीं नहीं। तो लाइकेन और काई जो है ना, ये ऐसी वनस्पति है आपकी जो छोटी छोटी होती है, बहुत ज्यादा छोटी होती है, और आपको बता दूं कि इसको बहुत ज्यादा धूप पानी वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि छोटी है ये। तो ये आप लोगों की कहाँ पाई जाती है, टैगा टाइप के, टैगा या टुंड्रा, बताइए कहाँ पर में पाई जाती है ये, टैगा या फिर टुंड्रा के अंदर में, आप लोगों को बताना है। तो टुंड्रा वनस्पतियां जो होता है आप लोगों का वहां पाई जाती है, पोल के पास में, पोलर रीजन में, पोलर रीजन में। ठीक है, पोलर रीजन, ध्रुवीय क्षेत्र के अंदर में, उत्तरी ध्रुवीय अनुव्रत प्रदेश जो होता है वहां पर में पाई जाती है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए ये आप लोगों का 50 से 70 डिग्री तक का जो एरिया है उत्तरी गोलार्ध में, 50 डिग्री नॉर्थ से 70 डिग्री नॉर्थ, इसको क्या कहते हैं आप लोग बताइए जल्दी से। और इसके भी ऊपर वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, अब उसके ऊपर वाला पोल वाला, ये नीले वाले के ऊपर वाला, इसको कहते हैं आप लोग टुंड्रा, टुंड्रा। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, जो नीले के भी ऊपर है उसको टुंड्रा कहते हैं, और ये जो नीले कलर वाला है उसको कहते हैं टैगा। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, टैगा। 50 से 70 वाले को टैगा कहा जाता है। यहां पर में कोनीफेरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, आपके कोन के आकार के शंकुधारी वन यहां पाए जाते हैं। ठीक है, सिंघम निराली, निराली जी अभी नहीं फॉर्म भर करना पड़ेगा, वो कल आप भरोगे उसको।
ठीक है। तो पोलर रीजन जो है फ्रेंड्स, वहां पर में मोसेस लाइकेन जो है वो आप लोगों के पाए जाते हैं, छोटी छोटी श्रब काटिली झड़ियाँ जो है झाड़ियाँ पाई जाती है आप लोगों की। टुंड्रा प्रकार की वनस्पतियां कहा जाता है इस प्रकार की वनस्पतियों को, क्योंकि बहुत कम गर्मी पड़ती है तो ज़्यादा बड़े पौधे हो नहीं पाते, क्योंकि सोलर एनर्जी भी तो ज़रूरी है, सूरज की रोशनी। पेंगुइन वगैरह आप लोगों को मिल जाएंगे वहां पर में बहुत सारे। नाउ फ्रेंड्स, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर कम से कम एक बार मध्याह्न सूर्य बिल्कुल ऊपर होता है। इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, पोल दे रहा हूं मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का जी। तो उसको क्या कहा जाता है? आंसर आप लोग कर रहे हो फ्रेंड्स, इसको कहते हैं आप लोग टॉरिड जोन, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। बात क्या हो रही है आप लोगों की? ठीक है, अगर हम बात करें यहां पर में कि ये जो कर्क रेखा है आप लोगों की और जो ये मकर रेखा है, उसके बीच में सूरज कभी ना कभी एग्जैक्टली आपके ओवरहेड जरूर आएगा। कौन सा क्षेत्र है इनमें से जहां पर में कम से कम एक बार साल में कम से कम एक बार ऐसा जरूर होगा कि सूरज एग्जैक्ट आपके सर के ऊपर हो? उस दिन परछाई नहीं बनती है आपकी, अगर आप इस क्षेत्र में रहते हो तो। टॉरिड जोन के अंदर में कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच वाला जो एरिया होता है, एग्जैक्ट साल में कम से कम एक समय तो ऐसा आएगा ही, चाहे थोड़े समय के लिए हुई हो वो, लेकिन होता जरूर है ऐसा कम से कम एक बार। तो एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही सूरज जो है एग्जैक्टली ओवरहेड होता है आपका। ठीक है, इसको टॉरिड जोन या फिर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र भी इसको कहा जाता है। ये देख सकते हो एनसीईआरटी में कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य कम से कम एक बार ठीक सर के ऊपर होता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र इसको कहा जाता है। यहाँ पर में बहुत ज्यादा ऊष्मा प्राप्त होती है। आपका क्वेश्चन है किस देशांतर को भारत के मानक याम्योत्तर माना गया है? आप लोगों की घड़ी में अभी कितने बज रहे हैं? जितने भी बज रहे हैं फ्रेंड्स, वो एक्चुअली जो है वो आपके जगह पे नहीं, वो एक लाइन है यहां से भारत की इस एरिया से जाती है जो कि 82 डिग्री, ठीक है, 82.5 डिग्री ईस्ट वाली लाइन है। ईस्ट वाली जो लाइन है आपकी 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री ईस्ट, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 82.5 डिग्री ईस्ट, या फिर ये जो आधा डिग्री है इसको 82 डिग्री, और जो आधा डिग्री होता है ना उसका मतलब होता है 30 मिनट। ये मिनट मतलब वो घड़ी वाला मिनट नहीं है, वो एंगल वाला मिनट है। आधा डिग्री को 30 मिनट भी लिख सकते हैं, तो 30 मिनट ईस्ट ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो ये याद रखना है फ्रेंड्स, ये इतने सारे तरीके से इसको लिखा जा सकता है, इस लाइन को, ये वाली लाइन को। ठीक है, तो जो भी दिया हुआ है आप लोग वहां देख लीजिए इसको। तो 82.5 डिग्री ईस्ट या 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, ये देख लेना आप लोग। ओके, 82.5 डिग्री ईस्ट पूर्व, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, यहाँ पर में इस तरीके से बी इज द या टू इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 82 डिग्री 30 मिनट। ये एक लाइन जो होती है ना, मिनट होता है उसका मतलब आधा डिग्री होता है। ठीक है, ईस्ट ऐसे। तो यहां से जो भारत की लाइन जाती है ना, ये वाली, इस पर जो समय हो रहा होगा वो समय आपकी घड़ी में भी दिखा रहा है। तो अभी जो आप समय देख रहे हो एक्चुअली में, अगर आप मान लीजिए अगर आप पटना में हो फॉर एग्जाम्पल, तो यहां पर में कुछ और समय हो रहा होगा, लेकिन फिर भी आप यही वाला समय फॉलो करते हो, आपकी घड़ी में यही दिखाएगा। अगर आप जो है यहाँ पर में राजस्थान के कहीं तो भी इलाके में रहते हो, तो भी आपके एक्चुअल समय यहाँ का अलग है, बट आप फॉलो कौन सा वाला समय करते हो? ये वाला समय जो इस लाइन पर हो रहा होता है। हमारे भारत ने ये डिसाइड किया कि हम एक ही टाइम जोन फॉलो करेंगे, जो 82.5 डिग्री ईस्ट पर जो समय हो रहा होगा पूरे भारत में वही समय माना जाएगा। जबकि एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो है ना फ्रेंड्स, लगभग 2 घंटे का फर्क आ जाता है। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के अंदर में जब सूरज उगेगा उसके 2 घंटे बाद ये यहाँ गुजरात के आखिरी कोने के अंदर में यहाँ पर में जाकर सूरज उगता है आपका। चलिए, नाउ फ्रेंड्स, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से 2 दिनों पर सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर गिरती है? बताइए। हाँ, 5 राज्यों से जो है ये गुजरती है आपकी जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो। देखिए, इक्वेटर के ऊपर में, इक्वेटर मतलब क्या है आपका? देखिए यहाँ पर में ये आपका इक्वेटर है, 0 डिग्री वाली लाइन इस पर पड़ती है, सीधी रेखा है। ओके, तो क्या होता है ना, कभी सूरज की किरणें सीधी से है 23.5 डिग्री वाली रेखा पर पड़ती है जिसको कर्क रेखा कहते हैं, कभी मकर रेखा पर पड़ती है 23.5 डिग्री साउथ वाली पे, कभी नॉर्थ वाली पे पड़ती है, कभी इक्वेटर पर पड़ती है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर ये 2 दिन ऐसे हैं आप लोगों के जिस दिन सूरज की सीधी किरणें इक्वेटर पर पड़ रही होती है। उस दिन क्या होता है पता है? उस दिन उत्तरी गोलार्ध में, मतलब ये इक्वेटर के ऊपर वाले हिस्से में और इक्वेटर के नीचे वाले हिस्से में, दोनों तरफ में इक्वल डे और इक्वल नाइट होता है। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। ठीक है, इक्वल डे एंड इक्वल नाइट होता है यहाँ पर में। और उसके अलावा अगर हम बात करें फ्रेंड्स आप लोगों से, तो इसको इक्विनॉक्स के नाम से भी आप लोग जानते हो, इक्विनॉक्स भी कहा जाता है इसको। तो 21 मार्च
और 23 सितंबर को सीधी रेखाएं कौन सी वाली रेखा पर पड़ती है, ये आप लोग जल्दी से बताएंगे सबसे पहले तो। ठीक है, कहां पड़ती है बताओ। अनु यादव जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका इक्वेटर के ऊपर में या विषुवत वृत्त पर पड़ती है। कोई भी ध्रुव उस दिन जो है वो सूरज की तरफ में झुका हुआ नहीं होता है। जैसे आप लोग देखोगे कि जब समर सॉल्स्टिटाइस होता है तो उत्तरी ध्रुव जो है वो सूरज की तरफ में झुका हुआ होता है। जब यहाँ पर में आप लोगों का विंटर सॉल्स्टिटाइस होता है तो आप लोगों का क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव सूरज की तरफ में झुका हुआ होता है। जब इक्विनॉक्स होता है ना तो क्या होता है कि सूरज की कोई भी ध्रुव जो है वो सूरज की तरफ में नहीं झुका हुआ है, डायरेक्ट सूरज की रेखाएं जो है वो इक्वेटर के ऊपर में पड़ रही होती है आपकी। बस इतना आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल जो सेशन है उसको लाइक भी करते रहेंगे आप सभी लोग, ताकि ऐसे ही आप लोगों को बहुत सारे और भी क्वेश्चंस करवाता रहूं। आपको ये स्टेटमेंट देखने, मिलेट्स, ठीक है, बाजरा, इन्हें मोटे अनाज के रूप में जाना जाता है और कम उपजाऊ और बलुई मृदा पर उगाया जा सकता है बाजरे को, मिलेट्स को। मेज जो मक्का होता है, मक्का को मध्यम तापमान, ठीक है, रेनफॉल और लॉट्स ऑफ सनशाइन, मतलब बहुत सारा जो है आपकी सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। बताइए आंसर क्या होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो एक एक करके हम लोग बात करते हैं। मैं ना इसमें से आंसर हटा देता हूं अभी फिलहाल के लिए और आपके लिए फिर से क्वेश्चन दिखाऊंगा। ठीक है, ऐसा करें हम लोग 2 बार क्वेश्चन देखते हैं इसको। एक बार मैं आपको क्वेश्चन आपने देख लिया, अभी पहले आप लोग जो है अपना आंसर आप लोगों ने मार्क कर लो, लॉक कर लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन देता हूँ, फिर आप लोग चूज करना अपना आंसर। मिलेट्स या जो मोटा अनाज होता है उसके अंदर में आता है आपका जवार, रागी और बाजरा। ठीक है, जवार, रागी, बाजरा, ये सब मोटे अनाज की कैटेगरी में आते हैं। इनको भविष्य की फसलें भी कहते हैं। ये आप लोगों का बीपीएससी टीआरई में भी आया था कि भविष्य की फसलें किसको कहा जाता है। तो मिलेट्स या जो मोटा अनाज है, बाजरा, जवार, रागी, ठीक है। एस्टेट के अंदर में आया था कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा वाला जो है मोटा अनाज है आपका, जवार, बाजरा, रागी, उपयुक्त में से सभी। तो आंसर उपयुक्त में से सभी था। ये जवार, बाजरा, रागी, इनको जो है आप लोग मोटा अनाज कहते हो। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कम उपजाऊ वाली जमीन के अंदर में जो है उग जाते हैं, तो इसको भविष्य की फसलें कहा जाता है। भविष्य में जब उपजाऊ जमीन कम रहेंगी, रेतीली जमीन ज्यादा हो जाएंगी आपकी पृथ्वी के ऊपर में, तब भी आपके लिए खाना अवेलेबल रहेगा। ठीक है, ये कम जो रेनफॉल वाला इलाका है वहां पर में उग जाती है। ठीक है, हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए और एडिक्वेट, मतलब मध्यम वर्षा, पर्याप्त वर्षा मिल जाए काम चल जाता भाई, ज्यादा नखरे नहीं है इसके। अपूर्ण को क्या, अपूर्ण, ऐसा इन लोगों का मानना है, इन लोगों का। ठीक है, तो ये चीज है, थोड़ा सा आप लोगों ने इसको ध्यान रखना है। मेज की बात करूं मैं आप लोगों से, मक्के की, तो मक्का जो है इसको मॉडरेट टेम्परेचर, मॉडरेट रेनफॉल और बहुत सारी सनशाइन की जरूरत होती है मक्के को। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। और फर्टाइल, वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल, बहुत उपजाऊ भूमि चाहिए तभी उगेगा ये। तो मिलेट जो है इनको मोटा अनाज कहा जाता है और लेस फर्टाइल और सैंडी सॉइल के ऊपर में उगा सकते हैं। ये बिल्कुल सही है, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है आप लोगों का। ठीक है, पहला वाला बिल्कुल सही है। मेज जो है, जो मक्का होता है, उसको मॉडरेट टेम्परेचर की, मॉडरेट रेनफॉल की और बहुत सारे सनशाइन की जरूरत है। ये भी बिल्कुल सही है। तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा, दोनों के दोनों सही है आप लोगों के, बोथ। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों को ये समझ में आ गया है? इसकी प्रैक्टिस करोगे आप लोग? प्रैक्टिस करोगे क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो आप लोग देखिए, सुनिए मेरी बात को ध्यान से। एक तो ये पेपर क्लियर कराएगा आपका, दूसरा जॉब दिलाएगा आप लोगों को ये, तीसरा आप लोगों के परिवार को आप लोग जो सुविधाएं देना चाहते हो ना, अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी देना चाहते हो, वो देने में आप लोगों की मदद करेगा। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, बहुत बड़ा पत्थर मिट्टी खोदने का काम आप लोगों का नहीं है। आप लोगों को क्या करना है, दिमाग लगाना है, याद करना है, उन सारी चीजों को जो है अच्छे से परफॉर्म करना है एग्जाम के अंदर में। बस इससे आप अपना और अपने परिवार का भविष्य सिक्योर कर सकते हो। ठीक है, तो यही चीजें हैं जो बाकी लोगों के मुकाबले में आपको बेहतर बना रही है। तो ये करना है कि नहीं करना है आप लोगों ने? प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बार बार रिवाइज करना है। जब मैं आप लोगों को पूरी अपनी एनर्जी के साथ में करा रहा हूं, तो आप लोगों ने भी पूरी एनर्जी के साथ में इन सारे क्वेश्चंस को करना है। यही चीज है जो आपको बेहतर बना रही है। दुनिया के अंदर में एक नियम होता है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। जो फिटेस्ट होता है, फिटेस्ट का मतलब यहां पर में केवल शरीर से नहीं है, यहां पर में हर जिंदगी के हर एस्पेक्ट के अंदर में है आपका। तो ये क्वेश्चंस आपने करने हैं और बार बार प्रैक्टिस करोगे, अपने आप आगे बढ़ जाओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स फॉर राइस फार्मिंग? ठीक है, चावल उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वाला असत्य है? जल्दी से बताइए आप सभी लोग। वाई आर यू सो हम्बल एंड नाइस सर? सिंह निराली जी, क्योंकि आप इतने प्यारे हो ना आप लोग, इसी वजह से। तो जब जो है जिनके बच्चे इतने प्यारे प्यारे से है, तो असर तो पड़ेगा ना आप लोगों का मेरे ऊपर में भी। ओके,
चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, चावल की खेती के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो कौन सा वाला असत्य है, तो इट नीड्स हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी। ठीक है, आपको पता है चावल के नखरे बहुत ज्यादा, जब जब भी चावल खाओ तो चावल को बोलना है यार चावल, हमने दानिश सर से पढ़ा हुआ है कि तुम्हारे नखरे बहुत ज्यादा चावल, ठीक है, तुमको बहुत ज्यादा उच्च तापमान चाहिए होता है, उच्च आर्द्रता चाहिए होती है तुमको, मतलब पानी बहुत ज्यादा चाहिए होता है, वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल चाहिए तुमको, सूखी दोमट मिट्टी चाहिए बोल रहा है। तो क्या ये सूखी मिट्टी में उग पाएगा क्या? अरे भाई इसके बहुत नखरे, सूखी मिट्टी उट्टी नहीं चाहिए इसको, इसको चाहिए भाई बहुत सारा पानी, एलुवियल सॉइल जो सबसे अच्छी क्वालिटी की है ना, वो वाली। आप सोचो, ठीक है, अभी आपकी शादी हो गई मान लो, ठीक है, अब आपके घर में बहू आई, बड़े घर की बहू, एक सीरियल भी आता था ना पहले, चलिए बड़े घर की बेटी, तो आइए आपके घर में, अब उसको चाहिए अच्छे किस्म के सबसे, वो पता नहीं गुची अरमानी क्या क्या होता है उसके, चप्पल जूते वो चाहिए उसको, उसको जो है बिस्लरी के नीचे वो पानी नहीं पीती, बोले घर का पानी नहीं पीऊंगी, ठीक है, जो है बिल्कुल 5 स्टार होटल से जो है चाय कॉफी मंगा कर पीती है, घर के अंदर में चाय नहीं बनाती, ठीक है। तो ये इस तरीके के नखरे हैं इसके भाई, इसको बोलता भाई वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल, मतलब दोमट मिट्टी, मतलब वो भुरभुरी जिसमें आपकी पत्थर छोटे कण और बारीक कण दोनों का मिक्सचर जो होता है ना, उसको लोमी सॉइल दोमट मिट्टी बोलते हैं। ऐसा नहीं चलता, मिक्सचर उक्सचर वाला काम नहीं चाहिए इसको, इसको भाई चाहिए सबसे बेस्ट वाली मिट्टी, एलुवियल सॉइल सबसे बेस्ट होती है, एलुवियल, एलुवियल, ठीक है, जिसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, तो ये इसको चाहिए जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो ये वाला आप लोगों का गलत है, तो गलत वाला पूछा ना आपसे, तो ये होगा आपका, क्योंकि सूखी दोमट मिट्टी तो नहीं चाहिए इसको, इसको जलोढ़ मिट्टी चाहिए, ठीक है। चाइना जो है फ्रेंड्स सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, और उसके बाद में जो है फ्रेंड्स बांग्लादेश, जो है आपका बांग्लादेश और भारत के पश्चिम बंगाल के अंदर में ऐसी मैं आप लोगों से ये बता रहा था कि भाई इसको हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी की जरूरत होती है, ओके, किसको? चावल को। उसके बाद में जो है इसको वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल या फिर दोमट मिट्टी की नहीं, एलुवियल सॉइल की जरूरत होती है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो आप लोगों का जो गलत वाला है वो है बी वाला, चीन चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, और बांग्लादेश और भारत का पश्चिम बंगाल, वहां क्लाइमेट की कंडीशन ऐसी है कि साल में 2 से 3 फसलें भी उगा लेते हैं वो लोग, मतलब एक फसल काटी चावल की, फिर दूसरी और उगा ली, ठीक है, उसको भी काट ली और तीसरी भी उगा ली, तो 2-3 फसलें उगा लेते वो चावल की, ऐसी वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन है बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के अंदर में। इसी वजह से फ्रेंड्स हमारे भारत के अंदर में पश्चिम बंगाल चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है आज भी। तो बी जो है यहाँ पर में आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे असत्य वाला पूछा है। तो सूखी दोमट मिट्टी नहीं, कौन सा वाला चाहिए था इसको? इसको चाहिए था फ्रेंड्स आपका एलुवियल सॉइल, बिल्कुल, ठीक है। तो चावल को एलुवियल सॉइल चाहिए, ऐसी मिट्टी जो पानी को पकड़ के रख सके, रिटेन कर सके, चिकनी जो है थोड़ी सी ऐसी मिट्टी जो पानी को पकड़ के रख सके, जो ऐसे आप इसको बोल सकते हो आप लोग, मॉइस्चर कंटेनिंग प्रॉपर्टी जिसकी ज़्यादा हो, ठीक है। सबसे बड़ा प्रोड्यूसर जो है चाइना है, फिर इंडिया, जापान, श्रीलंका, इजिप्ट, ये भी आते हैं लाइन में। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश ऐसे इलाके हैं, ठीक है, जहां पर में 2-3 फसलें भी उगा ली जाती है चावल की। किस प्रकार के चट्टानी क्षेत्र में पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं? ठीक है, पेट्रोलियम के भंडार आपको कौन से वाले प्रकार के इसमें मिलेंगे, आपको ये बता दीजिए आप लोग जल्दी जल्दी से। तो कौन से प्रकार की चट्टान होती है जिसमें पेट्रोलियम पाया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती है ना, सेडिमेंट्री चट्टाने, उसमें आपको पेट्रोलियम पाया जा सकता है। पता है क्यों? क्योंकि जो सेडिमेंट्री चट्टाने होती है ना, वो सेडिमेंट छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनसे बनती है। जैसे कि बहुत सारे कण थे अलग अलग चट्टानों के, वो टूट टूट के एक दूसरे पे जमा होते गए, फिर दबाव के कारण वो आपस में जुड़ गए। कोई एक मछली आई यहाँ पर में, मछली, ठीक है, समझ लेना ये मछली है, ठीक है, मछली आके फंस गई इसमें, वो दब गई इसमें, ठीक है। कोई पेड़ वगैरह आया, पेड़ टूट गया था, वो इसमें फंस गया, ठीक है, तो उसमें अवशेष फॉसिल्स फंस जाते हैं। तो ऐसी ही प्रकार की है जिसके अंदर में आप लोगों को पेट्रोल या फॉसिल फ्यूल्स वगैरह मिल सकते हैं, ठीक है, फॉसिल्स वगैरह आप लोगों को मिल सकते हैं। किस प्रकार में? सेडिमेंट्री टाइप की चट्टानों के अंदर में। तो रॉक ऑयल या पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का मतलब ही होता है रॉक ऑयल, पेट्रोलियम मतलब ही होता है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर में आप लोगों को मिलता है। ब्लैक गोल्ड भी इसको कहा जाता है। अब आप लोगों में से कुछ लोग कहोगे कि सर ब्लैक गोल्ड तो काली मिर्च को भी कहते हैं, तो जी हाँ, काली मिर्च को जो है फ्रेंड्स प्राचीन समय काल के अंदर में कहा जाता था ब्लैक गोल्ड। तो प्राचीन समय में जो है ब्लैक गोल्ड, ठीक है, काला सोना किसको कहते थे प्राचीन समय में? तो आंसर लगाना है काली मिर्च को। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि आधुनिक समय काल के अंदर में ब्लैक गोल्ड किसको कहा जाता है आज के समय में, तो आज के समय में ब्लैक गोल्ड पेट्रोलियम को कहा जाता है। दोनों ही एनसीईआरटी के पॉइंट्स है, इसी वजह से आप लोगों को बता दिया मैंने ये चीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे जल्दी से। ओके,
ओके, ये आप लोगों को समझ में आ गया। सेडिमेंट्री रॉक्स या फिर अवसादी चट्टानें जो है उसके अंदर में आप लोगों को पेट्रोलियम मिलता है। उन चट्टानों के बीच में इस तरीके से तेल जो है वो फंसा हुआ हो सकता है आपका सेडिमेंट्री रॉक के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौर मंडल में बौना ग्रह है? इनमें से किसको बौना ग्रह माना जा सकता है? एनसीईआरटी के अनुसार आंसर करना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। क्या नहीं मिला चंदन कुमार तुमको? चाउमीन? कौन सा वाला इमोजी बनाया आपने? आरती कुमारी जी, एग्जाम के अराउंड 10 से 15 दिन पहले आपका उसमें भी रिवीजन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर मैं सारे के सारे जो है आप लोगों के क्या है फ्रेंड्स, बौने ग्रह की कैटेगरी में आते हैं। देखिए एनसीईआरटी में दिया हुआ है हमारे सोलर सिस्टम में 5 बौने ग्रह है, ठीक है। सीरिस, एरिस, ठीक है, मेक और हॉमिए। पहले जो है प्लूटो जो था उसको ग्रह माना जाता था, लेकिन 2006 में प्लूटो को ग्रह से हटाकर बौना ग्रह की कैटेगरी में डाल दिया है, क्योंकि प्लूटो वो सारी जो क्राइटेरिया होता है ग्रह होने का, जो क्राइटेरिया है वो पूरा नहीं करता। इसी वजह से उसको ग्रह से हटाकर बौना ग्रह बना दिया गया मतलब कैटेगरी में डाल दिया गया। क्योंकि अगर इसको ग्रह मानेंगे तो फिर इनको भी ग्रह मानना पड़ेगा, और इनके जैसे और बाकी के जो आगे में मिलेंगे उनको भी ग्रह मानना पड़ेगा। तो इसी वजह से क्या किया गया कि प्लूटो को बौने ग्रह की कैटेगरी में डाल दिया गया। तो प्लूटो भी एक बौना ग्रह है, ठीक है, आपका ग्रह नहीं, बौना ग्रह। ड्वार्फ प्लेनेट है, सीरीस है, एरिस है। एरिस को ही 2003 UB313 के नाम से जानते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपका 2003 UB313 के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा मेक और हॉमी है, ये भी आपके बौने ग्रह है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, तो आप लोगों का इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, UB 2003 UB313, जिसको आप लोग किसके नाम से जानते हो? एरिस के नाम से जानते हो, तो इसको एरिस कहा जाता है। लीजिए आपका हो गया। सीरीस आप लोगों का ये मिल गया आप लोगों को, ठीक है। प्लूटो बौना ग्रह है, तो सारे के सारे जो है आपके बौने ग्रह के एग्जांपल ये 3, ये सारे के सारे। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन पर्टिकुलरली आप लोगों के जो एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। आप लोगों को बताना है कि फर्स्ट इंडियन वुमेन इन द वर्ल्ड टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? और एनसीईआरटी में जो जो भी पॉइंट इससे रिलेटेड दिया है वो सारे आपको बता देता हूं मैं जल्दी जल्दी से। उससे पहले आप लोग जो है फ्रेंड्स सेशन को लाइक एंड शेयर कर देंगे, और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? तो जंको ताबेई जो है फ्रेंड्स ये जापान की थी, ये याद रखना, पहली महिला थी पूरे दुनिया में, लेकिन जापान की थी, ठीक है। तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल कौन से साल में चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट पर? ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं। आपके पास में केवल 10 सेकंड का समय, 10 सेकंड के अंदर में जो आंसर लिख सकता है जल्दी से लिख देंगे आप लोग 10 सेकंड के अंदर में। साल कौन सा था वो जिस साल बचेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट के ऊपर में चढ़ी थी? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का 1980। जल्दी बताइए कौन सा वाला समय था वो? 4, 5, 6, 7, 8, 9 क्या था वो? तो 84 था, 23 में 1984, 23, ठीक है, मई, ठीक है, 1984 का समय था। तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा बचेंद्री पाल। और आप लोगों को यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे शेरपा ये पहले 2 व्यक्ति थे जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े। कौन से साल के अंदर में? 1953 में, ठीक है, मई 1953 के अंदर में। जंको ताबेई जो है फ्रेंड्स ये पहली महिला थी जापान की जो माउंट एवरेस्ट के ऊपर में चढ़ी। और वही जो है फ्रेंड्स आपके फर्स्ट इंडियन वुमेन जो थी वो थी बचेंद्री पाल। इन तीनों में क्या एक चीज कॉमन है बता सकते हो क्या आप लोग? इन तीनों में एक चीज कॉमन है, बता जल्दी से देखिए, एक बार देखने की कोशिश कीजिए आप लोग, क्या चीज एक कॉमन दिख रही है इनमें से आपको? तीनों के तीनों जो है वो मई के महीने में चढ़े थे, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, मई के महीने के अंदर में गर्मी का समय होता है उत्तरी गोलार्ध के अंदर में, ठीक है। तो मई के महीने के अंदर में चले थे, क्योंकि बाकी समय में वहां पर में और ज्यादा सर्दी बढ़ जाती है इसी वजह से। तो तीनों के समय में मई का महीना कॉमन है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को बताना है निम्नलिखित में से कौन सा वाला कौन से 2 महाद्वीप है जो कि इस्थमस ऑफ, ठीक है, पनामा से जुड़े हुए? कौन से 2 पर्वत नहीं, महाद्वीप होना चाहिए यहां पर में, महाद्वीप, ठीक है, कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, कौन से 2 कॉन्टिनेंट्स है जो इनसे जुड़े हुए हैं? तो इस्थमस का मतलब क्या होता है? पहली बात तो ये क्लियर करो, इस्थमस मतलब, ठीक है, इस्थमस या फिर जिसको स्थल संधि कहा जाता है हिंदी में, क्या बोलते हो आप लोग इसको? स्थल संधि। स्थल संधि मतलब एक ऐसा भूमि की पट्टी जो कि 2 बड़े बड़े भूभागों को जोड़े हुए हो,
दो बड़े बड़े भूभाग को जोड़ने वाली जो छोटी पट्टी होती है उसको इस्थमस कहते हो आप लोग, ठीक है। ऐसा ही जो है फ्रेंड्स एक पट्टी है जिसको आप लोग पनामा, इस्थमस ऑफ पनामा के नाम से जानते हो। ये क्या किया है, आपका जो नॉर्थ अमेरिका है और जो साउथ अमेरिका, इन दोनों को जोड़ा हुआ है, ठीक है। स्थल संधि, पनामा की स्थल संधि, इस्थमस ऑफ पनामा, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ओके। तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं ये पॉइंट आप लोगों का। चलिए, इस्थमस ऑफ पनामा। एक दूसरा होता है फ्रेंड्स स्ट्रेट, जल संधि। जल संधि क्या होती है कि जो एक ऐसा पानी का भाग जो दो बड़े बड़े पानी के भागों को जोड़े हुए हो, उसको कहा जाता है आप लोगों का जल संधि। तो एक जल संधि यहाँ इस जो है फ्रेंड्स पॉइंट के अंदर में आप लोगों को दिख रही है। बता सकते हो आप लोग कौन सी वाली जल संधि के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर में? ये देखिए, कौन सी जल संधि और उनको किन दो को जोड़े हुए हैं? बताइए जल्दी जल्दी से। ये यहां पर में इस एरिया में आर्कटिक ओशन और प्रशांत महासागर है। यहां पर में, यहां आर्कटिक ओशन है, यहां प्रशांत महासागर है, और बेरिंग जल संधि है यहां पर में, बेरिंग की जल संधि। तो आर्कटिक और प्रशांत महासागर को जोड़े हुए है वो। तो जल संधि मतलब ऐसा पानी का भाग जो दो बड़े बड़े पानी के भागों को जोड़ता हो, ओके। नाउ फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन आप लोगों का, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग सभी लोग जल्दी से। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बोला गया है, आप लोग हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं है आपका, देखिए, और एक्चुअल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, कुरनूल, भीमबेटका, हंसगी और पाटने, ठीक है। आपको जोड़ियां मिलानी है यहां पर में, कौन सी वाली जोड़ी किसके साथ बनेगी? कुरनूल, ठीक है। टीम जो भी पीछे से देख रहे होंगे लेक्चर को, प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए कि प्लेलिस्ट आपने अपलोड कर दी है, प्लेलिस्ट वहां डाल दिए। कुरनूल की जो गुफाएं है फ्रेंड्स, ये आपको आज के आंध्र प्रदेश में मिलेंगी। यहां पर मैं आपको आग की राख के अवशेष मिले हैं, ठीक है, भस्म के अवशेष, आग की राख के अवशेष, ठीक है। आग आग जलाते हो तो पीछे में राख बच जाती है ना, तो उसकी राख के अवशेष मिले। इससे पता चलता है यहाँ रहने वाले जो पूरा पाषाण काल के जो लोग थे, ठीक है, उन लोगों को आग जलाना आता था। तो पैलियोलिथिक एज में आग जलाना जानते थे। एक ही जोड़ी लगेगी दो के साथ, और एक ही जगह पे लगी हुई है, आंसर खत्म हो गया। देखो, ये एग्जाम का एक्चुअल क्वेश्चन जो टीचिंग परीक्षा के ऐप पर भी मैंने अपलोड किया है फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए। टीचिंग परीक्षा के ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर में मिल जाएगा, ओके। तो कुरनूल की गुफाएं, ट्रेसेस ऑफ ऐश आपको मिल जाएंगे वहां पर में। भीमबेटका जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, यहां पर मैं आपको पेंटिंग मिली है, केव्स और रॉक शेल्टर्स आपको मिले हैं, और उसमें पेंटिंग्स भी की गई थी। गुफाएं मिली है आपको भीमबेटका में, उसमें पेंटिंग भी की गई थी। बी की जोड़ी लगेंगी 3 के साथ में। हुंसगी नाम की जगह जो है आप लोगों का, ये हुंसगी है, ये हुंसगी नाम की जो जगह है ये आपको मिलेगा कर्नाटक में, और यहां पर मैं आपको हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट, ठीक है, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट। हैबिटेशन मतलब जहां लोग रहते थे, और फैक्ट्री साइट मतलब उद्योग स्थल, जहां पर वो पत्थरों से औजार बनाते थे, ठीक है। फैक्ट्री साइट मतलब जहां पत्थरों के औजार बनाते थे, पत्थरों को छीलकर। तो इन लोगों का बेसिकली हुंसगी में वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, ठीक है, मतलब घर भी था वहां पर में और फैक्ट्री साइट भी मिली है। तो हैबिटेशन और फैक्ट्री साइट दोनों मिलती है आपको हुंसगी के अंदर में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपने आप में 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का, ठीक है। हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट कहां पर में मिली आपको? आवास और उद्योग स्थल एक साथ कहां पर में मिला है आप लोगों का? तो हुंसगी के अंदर में, ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर में पूछेगा आप लोगों से, ओके। और पाटने में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके, ऑस्ट्रिचेस के एक्शेल, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। चलिए, बहुत बढ़िया। कुरनूल कहां पर में, मैं कुरनूल बताता हूं आपको। ये यहाँ पर में आप देखिए, ये कुरनूल है आंध्र प्रदेश के अंदर में, यहाँ आग की राख के अवशेष मिले। ये हुंसगी है जहाँ वर्क फ्रॉम होम चल रहा था उन लोगों का, मतलब कि हैबिटेशन, आवास और फैक्ट्री साइट दोनों मिली है। फैक्ट्री साइट मतलब जहाँ पत्थरों के औजार बनते थे। ये भीमबेटका जहाँ पर में आप लोगों को मिले हैं चट्टानों के बीच में गुफाएं, चट्टानी गुफाएं, ठीक है। और महाराष्ट्र में जो है पाटने नाम की जगह, जहां पर में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके मिले। एक क्वेश्चन और है आप लोगों का फ्रेंड्स, टाटा आयरन स्टील के बारे में, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। जल्दी बता देंगे इसका आंसर क्या होने वाला है आप लोगों का। गजाला परवीन जी, स्वागत है आपका जी। देखिए फ्रेंड्स, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड की शुरुआत 1907 में हुई थी, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की शुरुआत 1907 में हुई। उड़ीसा में स्वर्ण रेखा और खारकाई नदियों के संगम पर ये शुरू की गई थी, और स्वतंत्रता से पहले भारत में यह एकमात्र लोहा और इस्पात संयंत्र था। देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं। मैं यहाँ पर मैं आप लोगों को जो है पोल भी दे रहा हूँ, और मैं आप लोगों को यहाँ चैलेंज कर रहा हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप जो है 50% से ज्यादा, कुछ भी नहीं, 50% से ज्यादा बस बच्चे सही आंसर करके बता दो, केवल 50% से ज्यादा बच्चे।
मान जाऊंगा आप लोगों को। केवल 50% भी कर दिया आपने सेशन के 30 सेकंड, इस क्वेश्चन के 30 सेकंड के अंदर अंदर। तो चैलेंज है आप लोगों को सभी को, और यही चैलेंज है जो आप लोगों को आगे बढ़ाएगा। ये बच्चे हैं जो सिलेक्शन लेंगे, सीटेट भी पास करेंगे और आगे में जाकर सिलेक्शन भी लेंगे, क्योंकि वो गलती करने का साहस रखते हैं। ये वो बच्चे हैं जो आगे बढ़ने का साहस रखते हैं, गलतियों से सीखने का साहस रखते हैं। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं केवल 50% सही आंसर करने का, 50% बच्चों के। 10 सेकंड बचे आप लोगों के, 10 सेकंड के अंदर में 50, 10 सेकंड के अंदर में 5 4 3 2 1 जी। चलिए 38% बच्चे हैं जिन्होंने सही आंसर दिया है, केवल 38% लोगों ने। कितना, मैंने 50 का टारगेट दिया था, केवल 38% बच्चों ने सही आंसर दिया है। ठीक है, तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को की स्थापना 1907 में हुई थी, पहला वाला सही है आपका। ठीक है, स्वतंत्रता से पहले ये भारत में एकमात्र लोहा और इस्पात संयंत्र था। सही बात है, भारत में एकमात्र था स्वतंत्रता के पहले, बाद में बने बाकी के। ये भी बिल्कुल सही है आपका, पहला और तीसरा। सेकंड वाला, ये उड़ीसा में स्वर्ण रेखा और खारकाई नदियों के, उड़ीसा में है क्या ये? उड़ीसा में है क्या आपका ये, कि झारखंड में है? उड़ीसा के अंदर में गच्चा खा गए आप लोग यहाँ पर में, उड़ीसा देखकर। उड़ीसा में नहीं है ये झारखंड के अंदर में है। एक छोटा सा चेंज क्या किया, वहां फंस गए आप लोग। ठीक है, झारखंड के अंदर में। तो बी वाला जो है वो गलत है, कितने लोगों ने यही वाली गलती कर दी थी। ठीक है, दूसरा वाला गलत है। क्यों? क्योंकि ये आप लोगों का उड़ीसा में नहीं, झारखंड के अंदर में है। ठीक है, झारखंड में। ये याद रखना था आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रहेगा अभी अगले बार से। चलिए गुड, तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3। दूसरा वाला आपका गलत है, उड़ीसा नहीं झारखंड होना चाहिए था वहां पर में। ठीक है, चलिए गुड, तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना, ठीक है, ये हुई थी आपकी 1907 में। आजादी के पहले का ये एकमात्र आयरन एंड स्टील प्लांट था। ठीक है, साक्षी नाम की जगह पर बनाया गया था। अब ये साक्षी नाम की जगह का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, जमशेदपुर कर दिया गया है। तो साक्षी नाम पहले उसका नाम था, अब क्या कर दिया गया, जमशेदपुर। लिखो जल्दी से यहां पर में, इसका नाम बदल के जमशेदपुर कर दिया गया है, साक्षी नाम की जगह का जमशेदपुर। इंपॉर्टेंट है, जमशेद जी टाटा के नाम पर। ठीक है, टिस्को जो है फ्रेंड्स, ये कोयला कहां से लेता है? DSSB के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन, TSSB PRT में पूछा गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आपको। झरिया कोल्ड फील्ड से लाया जाता है। ठीक है, झरिया कोल्ड फील्ड झारखंड के अंदर में है। तो टिस्को कहां से कोयला प्राप्त करता है? क्योंकि कोयले की जरूरत पड़ती है उसको, ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा में। तो कोयला कहां से प्राप्त करता है टिस्को? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, झरिया कोल्ड फील्ड से, झारखंड की। आयरन, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, मैंगनीज, ये सब कहां से मिलता है उसको? पास के ही राज्य जो है, उड़ीसा हो जाए, छत्तीसगढ़ हो जाए, ठीक है, जो कि साक्षी या जिसको जमशेदपुर कहते हैं अब, उसके पास में ही है। ठीक है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ठीक है, तो वहां से उसको ये मिल जाती है सारी चीजें, और झरिया कोल फील्ड से कोयला मिल जाता है टिस्को को। ओके, और 2 नदियां वहां पर में, 2 नदियों के संगम पर है ये। कौन सी 2 नदियां है जिसके संगम पर है ये, जिससे पानी भी मिल जाता है उसको? बताएंगे जब भी लोग। 2 नदियां जिनके संगम पर है, ठीक है, यहीं पर आप देख लिए ना, सुवर्ण रेखा और खारकाई, ये 2 नदियां उनके संगम पर है। सुवर्ण रेखा नदी और खारकाई नदी उनके संगम पर है, तो पानी भी मिल जाता है उसको मस्त पैकी, टेंशन ही नहीं है ना। गुड, तो ये आप लोगों ने कर लिया। और ऐसे ही फ्रेंड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास में जो आप लोगों को करवाने हैं मैंने। अगर आप लोग चाहते हो कि ऐसे ही क्वेश्चंस करवाता रहो तो टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, और जहां शेयर कर सकते हो वहां शेयर कीजिए। जितने ज्यादा बच्चे यहाँ पर में जुड़ेंगे उतना ज्यादा मुझे मजा आएगा आप लोगों को और पढ़ाने में, उतने बड़े बड़े सेशंस लेने में आप लोगों के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को बताना है कि सेटलमेंट ऑफ पीजेंट्स, किसानों की बस्तियों को क्या कहा जाता था चोल राजवंश के समय में? तो चोल राजवंश के समय में जो किसानों की बस्तियां होती थी उसको आप लोग कहते थे, ठीक है, आपके ऑप्शंस यहां पर में दिए गए हैं, नाडू, ठीक है, मुवेंदवेलन, उर या तालुका। किसानों की बस्तियों को क्या कहते थे जी? और ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो किसानों की बस्तियों को उर कहा जाता था, उर, ठीक है, चोला समय काल के अंदर में किसानों की बस्तियों को। नाडू का मतलब होता था ग्रुप ऑफ विलेजेस, गांव का समूह, ग्रुप ऑफ विलेजेस, गांव का समूह। इसी वजह से तो तमिलनाडु, ठीक है, तमिल गांवों का समूह, तमिलनाडु। मुवेंडवेलन ये एक उपाधि थी जो कि क्या होता था, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स होते थे, जमींदार हुआ करते थे, उनकी उपाधि थी मुवेंडवेलन, जिसका मतलब होता था 3 राजाओं की सेवा करने वाले जमींदार। और वो 3 राजा कौन से?
ठीक है, चोल, चेर और पांड्या जिनको मूवेंडर कहा जाता था, तो मूवेंडर, मूवेंडवेलन, ये सब वो 3 राजवंशों से निकले हुए शब्द है जिनका मतलब होता है चोल, चेर और पांड्या। तो मूवेंडवेलन मतलब ऐसे वेलन या ऐसे किसान जो कि मूवेंडर लोगों की सेवा करते हैं, और मूवेंडर मतलब 3 राजवंश, चोल, चेर और पांड्या, खत्म। ठीक है, अरैयर नाम की एक और उपाधि थी जिसका मतलब होता था मुखिया या चीफ, उसकी भी उपाधि ली थी उन्होंने, प्रमुख। ठीक है, मूवेंडवेलन। तो आप लोग देखिए यहाँ पर मैं एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपका, उर का मतलब होता है फ्रेंड सेटलमेंट ऑफ पीजेंट्स, किसानों की बस्तियां। ये देखो एनसीईआरटी का डायरेक्टली बता रहा हूँ आपको, एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है। नाडु, गांव का समूह जहां से टैक्स वसूल किया जाता था, और कोई भी अगर न्यायालय वगैरह वाला काम करना है, न्याय दिलाने के लिए, टैक्स कलेक्शन के लिए, जस्टिस के लिए, कोई छोटे छोटे गाँव बनाने ना कि अगर यहाँ केस हुआ तो ये वाला न्यायालय देखेगा, वहां केस हुआ तो वो वाला न्यायालय देखेगा, तो ऐसे छोटे छोटे गांव के ग्रुप बना दिए गए थे। वेल्लाल जाति के जो बड़े किसान होते थे वो इनकी देखरेख करते थे नाडु की, और ये वेल्लाल जाति के किसान अपने आप को मूवेंडवेलन, अरैयर ऐसी उपाधियां दिया करते थे। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग सभी लोग कमेंट में करेंगे फ्रेंड्स। DSSB में पूछा गया प्रश्न है और मैं चाहूंगा कि हर एक बच्चा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर करे।